नवजीवन टीवी। आज हमारे साथ मौजूद है गुजरात विद्यापीठ के संजय सर हैं, प्रोफेसर हैं, एचओडी मैडम मीनाक्षी जी हैं, श्वेता बजाज हैं। तो मैडम आप सभी का स्वागत है। और आज का सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि डिजिटल युग में स्कॉलरशिप कितनी न्याय संगत है, इसका क्या तर्क और वितर्क हो सकते हैं, इससे क्या लाभ और हानि हो सकती है। तो सबसे पहला सवाल मीनाक्षी मैडम आपसे है। जी। सबसे पहले मैं इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए अपने विनोद जी आपको शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा मैं अपने चांसलर सर और हमारे बीच हमारे संजय सर बैठे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। अभी आपने ये प्रश्न कहा कि छात्रवृत्ति का आप कृपया प्रश्न दोबारा दोहराएं। स्कॉलरशिप क्या क्या न्याय संगत हो सकती है, क्या तर्क संगत हो सकती है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है? जी 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 देखिए, सबसे पहले मैं इस बात पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि छात्रवृत्ति है क्या। जी, छात्रवृत्ति बेसिकली एक वो निर्धारित धनराशि होती है, एक वो निर्धारित धन की राशि होती है जो कोई भी विद्यालय, कोई भी एजुकेशन संस्थान, कोई भी शैक्षणिक संस्थान किसी भी विद्यार्थी को एक वित्तीय सहायता के तहत प्रदान करता है। जहां तक छात्रवृत्ति की बात है, ये आज के युग में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक आवश्यक विषय है जिस पर कि बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है। कारण ये है कि आज के समय में जो हमारी शिक्षा दीक्षा है, जितने भी, जैसे कि आप हमारी यूनिवर्सिटी का ही उदाहरण ले लें, हमारी यूनिवर्सिटी में करीब 9 से 10 डिपार्टमेंट हैं जहां पर कि तमाम तरीके के कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, न जाने कितने वोकेशनल कोर्सेज यूजी और पीजी के माध्यम से चलाए जा रहे हैं। और आज के समय में कई अभिभावक और कई विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं होती है कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। इसलिए हमारे सभी केंद्रीय सरकार की, राज्य सरकारों की और यूनिवर्सिटीज की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, ये एक मॉरल ड्यूटी है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे विद्यार्थी जो कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर पाने के तमाम योग्यताएं रखने के बाद भी, बहुत सक्षम हो पाने के बाद भी वो आर्थिक रूप से विपन्नता रखते हैं और इसलिए वो शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए स्कॉलरशिप ये एक ऐसा प्रोविजन है जिसको कि हमें अपने विद्यार्थियों को अवेल कराना चाहिए, हमें अपने विद्यार्थियों को ये सुविधा प्रदान करनी चाहिए। श्वेता मैडम से सवाल है, श्वेता जी, कितना तर्क संगत है छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देना, कितना न्यायपूर्ण है उन छात्रों के साथ? ठीक है, जो मेरिट लिस्ट में जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा आर्थिक तौर पर कमजोर है उसको छात्रवृत्ति मिल जाए, अच्छी बात है। लेकिन क्या जो बच्चा थोड़ा कमजोर है, पढ़ने आर्थिक तौर पर कमजोर है और पढ़ने में बड़ा अच्छा है, तो क्या उसको छात्रवृत्ति नहीं मिलनी चाहिए? पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से विनोद जी, मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप समाज के लिए एक बहुत अच्छा मीडिया रख रहे हैं जिससे समाज का विकास हो सके। और हमारे लिए भी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां हम अपने विचार समाज तक पहुंचा सकें, शेयर कर सकें। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका भी और अपने चांसलर सर का भी, जिन्होंने हमें ये मौका दिया। और सबको जोड़ना, सबको बुलाना और ये एक्चुअली एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे जो डायरेक्टर संजय सर यहाँ हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब जैसे कि आपका प्रश्न एग्जैक्टली क्या है कि ये अभी यहाँ पे आई वाज हियरिंग कि मीनाक्षी मैडम ने बताया कि हमारे यहाँ पे विद्यार्थियों को हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। और स्कॉलरशिप आज की डेट में विनोद जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों ये असेंशियल है? क्योंकि समाज में बहुत से विद्यार्थी जो कि हर रूप से सक्षम है, लेकिन वो हायर एजुकेशन को लेने के लिए वंचित रह जाते हैं, सिर्फ अपने परिवार की आर्थिक
त्रुटियों के कारण, कमजोरियों के कारण। और ऐसे बच्चों को हमारी ये मॉरल ड्यूटी बनती है, हमारी लिंगियाज विद्यापीठ की भी और अन्य यूनिवर्सिटीज की भी, अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की भी। सरकार ने तो स्कॉलरशिप्स की बहुत सी स्कीम्स बनाई हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी बहुत सी योजनाएं बनाई हैं स्कॉलरशिप्स के लिए। लेकिन हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, इसमें हम आभारी हैं अपने चांसलर सर के इस विजन को लेके कि उन्होंने ये स्कॉलरशिप स्कीम्स लॉन्च की हैं। और यही चीज अपने मन में रख के कि इन विद्यार्थियों का कोई दोष नहीं है, ये तो पढ़ाई में बहुत ही आगे बढ़ना चाहते हैं, हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन किस वजह से, केवल अपनी आर्थिक कमजोरी की वजह से ये उस मुकाम को हासिल नहीं कर पा रहे जिस मुकाम के लिए शायद भगवान ने इनको चुना है। क्या अगर हम इनकी मदद कर सकते हैं, इनकी सहायता कर सकते हैं मात्र कुछ स्कॉलरशिप अमाउंट देकर, तो क्यों ना ऐसा किया जाए समाज में, समाज के विकास के लिए। श्वेता मैडम, सवाल मेरा ये था कि आज छात्रवृत्ति योजना जो है, छात्रवृत्ति जो दी जाती है स्कूलों में, कॉलेजों में, अन्य शैक्षणिक संस्थानों में, जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है उसको छात्रवृत्ति ज्यादातर दी जाए। जी सर। जो आर्थिक तौर पर बच्चा कमजोर है और पढ़ने में भी कमजोर है, क्या उस बच्चे को भी छात्रवृत्ति देनी चाहिए? लेकिन आज सर एक रीजन है, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न भी, हाँ व्यापारिक दृष्टि से आज ज्यादातर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थानों में, यूनिवर्सिटी में सिर्फ उस बच्चे को छात्रवृत्ति दी जाती है जो पढ़ने में अच्छा है। तो जो सबसे अच्छा है उसको तो सभी लेने के लिए तैयार है मैडम। जो कमजोर है आर्थिक तौर पर और पढ़ाई में भी, उसको छात्रवृत्ति देकर के उसका हौसला अफजाई की जाए, उसको पढ़ाने में आगे ला जाए। बिल्कुल सर, मैं विनोद, कहीं ना कहीं मैडम व्यापार ज्यादा किया जा रहा है आज छात्रवृत्ति के नाम पर। तो संजय सर साहब से सवाल है, संजय सर नहीं सर, एक मिनट, मैं इस बात का आंसर आपको देती हूँ। सर ये व्यापारिक तौर पे नहीं है। जो बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं, आपने जो बात कही वो कही कि बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है, आर्थिक तौर पे भी अच्छा नहीं है। अब आप बताइए कि हमारा स्टेट भी वेलफेयर स्टेट है और हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज वाले भी अपना एक विजन रखते हैं सोसाइटी के लिए, और इस विजन को ध्यान में रखते हुए आप बताइए उस बच्चे की क्या गलती है? दिमागी तौर पे वो बच्चा बिल्कुल ठीक है, उसको एक स्कूल की एजुकेशन सरकारी स्कूल में मिली, जबकि उसके साथ के छोटे बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में अच्छी एजुकेशन ले रहे थे, इसलिए वो कमजोर रह गया पढ़ाई में। आप रीजन देखिए, इसलिए वो कमजोर रह गया पढ़ाई में, क्योंकि उसके पास इतनी आर्थिक सहायता नहीं थी कि वो प्राइवेट स्कूल के अच्छे इंग्लिश स्कूल में जाके पढ़ सके और ज्यादा नॉलेज गेन कर सके। लेकिन आज अगर उस बच्चे को प्रमोट किया जा रहा है और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के द्वारा प्रमोट किया जा रहा है कि अगर आप कोई एग्जाम पास करते हैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का, इस चीज से एग्जाम पास करके अच्छे नंबर लेते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, स्कॉलरशिप एग्जाम में, तो आपको ये सीट मिलेगी। सर ऐसे बच्चों के लिए मैं कहूंगी डिस्क्रिमिनेशन तो तब होगी अगर हम इनको ये सीट या ये योजना ना दें। स्कॉलरशिप देना डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि बहुत ही एक अच्छा तरीका है अपनी नैतिक और अपनी सामाजिक जिम्मेवारी को पूरा करना। जी विनोद सर। संजय सर, आज के समय में और डिजिटल जमाने में कितनी तक है छात्रवृत्ति योजना? देखिए, मुझे लगता है कि भारत के जैसी अर्थव्यवस्था में, जहां पे अर्थव्यवस्था संचित है, विकसित देश की परिभाषा में जो मध्यम वर्ग है उसका प्रतिशत सबसे ज्यादा होता है, चीजों के दाम सस्ते होते हैं और इंटरेस्ट के रेट्स जो हैं वो कम होते हैं। भारत एक विकासशील देश है जिसके अंदर संचित अर्थव्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि सरकार को जिस तरीके की सुविधाएं बच्चों को देनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल शिक्षक व्यवस्था, शैक्षणिक व्यवस्था, घरों की व्यवस्था, रिटायरमेंट की व्यवस्था, जॉब्स की व्यवस्था, वो सरकार प्रोसेस में है, लेकिन पूरे तरीके से अभी उसको घर घर जन जन तक पहुंचा नहीं पाई है। ऐसी परिस्थिति में और ऐसे सामाजिक परिवेश में छात्रवृत्ति की जो योजना है वो तर्कसंगत है। निश्चित तौर पे हर बच्चे को ये पॉसिबिलिटी, ये फैसिलिटी मिलना चाहिए जिस फैसिलिटी के अंदर उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया जा सके और इस आधार पर उसको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप, कुछ ना कुछ फीस के अंदर डिस्काउंट देके उस बच्चे को भी उस काबिल बनाया जाना चाहिए जिससे वो मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल होकर आपके देश का एक सजग प्रहरी बन सके, आपके देश के अंदर वो एक अच्छा नागरिक बन सके और वो एक वैश्विक परिदृश्य को देखते हुए अच्छे इंसान के तौर पे आगे बढ़े, उभरे।
ये मेरे ख्याल से बहुत आवश्यक है। लिंगिया विद्यापीठ की जिस स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग हम बात कर रहे थे, उसका नाम एलवास्ट योजना है। एलवास्ट इज एन एब्रीवेशन जो स्टैंड करती है लिंगिया विद्यापीठ एडमिशन कम स्कॉलरशिप टेस्ट, जिसके अंदर सिर्फ टैलेंट के आइडेंटिफिकेशन के ऊपर बच्चे को छात्रवृत्ति मिलेगी, ना कि बच्चे के फाइनेंशियल स्टैंडर्ड को देखते हुए। अगर मैं बच्चे के फाइनल स्टैंडर्ड को देखते हुए बात करूं कि हम क्या सुविधा प्रदान करते हैं, तो लिंगिया विद्यापीठ कोविड-19 के एपिडेमिक के दौरान 50% ट्यूशन फीस के अंदर सरकारी स्कूल के छात्रों को मुहैया करा रहा है। अगर आपके भी टच में विनोद जी कोई ऐसा छात्र है या छात्रा है जो सरकारी स्कूल को बिलोंग करती है या करता है, उसको 50% ट्यूशन फीस के अंदर हम लोग स्कॉलरशिप दे देंगे, बशर्ते कि वो बच्चा हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में या हमारी अर्हता के अंदर फिट बैठता हो। अब किसी बच्चे के अगर 42% मार्क्स हैं तो मैं उसको बीटेक इंजीनियरिंग के अंदर एडमिशन नहीं दे सकता जी। अगर कोई बच्चा फॉर एग्जांपल मेरा 48 साल का है तो हो सकता है मैं उसको लॉ में एडमिशन ना दे पाऊं, क्योंकि गवर्नमेंट रेगुलेशन तो फॉलो करनी है जी। लेकिन हमारी दोनों योजनाएं समाज को, बच्चे को सपोर्ट करने के लिए हैं, और इन योजनाओं का बहुत उच्चतम तौर पे स्वागत देश भर में किया जा रहा है, क्योंकि हमारी टीमें हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उसके थ्रू हम जितने लोगों तक इस बात को पहुंचा रहे हैं, वो बच्चे इस चीज को स्वागत कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। 28 तारीख को 10 बजे विनोद जी ये एलवास्ट का जो एग्जाम है वो होगा, और इसकी जो ड्यूरेशन है वो 40 मिनट से 45 मिनट होगी, और इसमें 50 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। सो मुझे लगता है कि हमारे माननीय चांसलर और लिंगिया विद्यापीठ का जो विजन है फिलैंथ्रोपी का, वो इससे परिलक्षित होता है, और निश्चित तौर पे ये समाज को अनवरत फायदा पहुंचाएगा, बच्चों को अपॉर्चुनिटीज और प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, और देश में इससे अच्छा कंट्रीब्यूशन मुझे नहीं लगता कि किसी शैक्षणिक मीनाक्षी मैडम संस्थान विनोद जी मैं इस विषय में एक चीज और भी कहना चाहूंगी। देखिए, जहां तक शिक्षा का, छात्रवृत्ति का और सुविधाओं का, इसका अधिकार हमारे भारत देश में ये सभी नागरिकों का, चाहे वो छात्र हो, छात्रा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, वो एक समानाधिकार सबको दिया गया है, नंबर 1। दूसरी चीज, क्योंकि व्यक्ति विशेष का सर्वांगीण विकास ही राष्ट्र के विकास को निर्धारित करता है। मेरी इस बात से मुझे लगता है मेरे सभी कलीग्स और आप भी सहमत होंगे। इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी कहना चाहूँ कि छात्रवृत्ति के प्रदान करने के भी कई क्राइटेरिया होते हैं। नंबर 1, एक वो छात्र जो बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही प्रगतिशील है, लेकिन आर्थिक रूप से वो थोड़ा विपन्न है, या आज के मॉडर्न ट्रेंड के हिसाब से वो फीस पे करने की क्षमता नहीं रखता है। नंबर 2, कई बार हमारे अभिभावक और हमारे विद्यार्थी इस बात से अवगत ही नहीं होते हैं कि उन्हें स्कॉलरशिप जैसी योजना का भी उनको जो है सुविधा प्रदान किया जा सकता है, और वो जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एजुकेशन लोन लेने के लिए चले जाते हैं। और उसका परिणाम ये होता है कि अगर वो शिक्षा प्राप्त भी कर लेते हैं, उनकी शिक्षा पूरी भी हो जाती है, उसके बाद भी उनका एक बहुत समय, उनको नौकरी भी प्राप्त हो जाती है, उसके बाद भी उनका एक बहुत समय, उनकी सारी ऊर्जा का संकेंद्रण, उनकी सारी जो एनर्जी है वो सिर्फ उस लोन को चुकाने में चली जाती है। तो मेरे ख्याल से वो विद्यार्थी, दूसरी चीज आपका अभी मेरी कलीग से डॉक्टर श्वेता मैम से एक ये सवाल था कि सिर्फ मेधावी बच्चों को ही स्कॉलरशिप क्यों प्रदान किया जाए, कुछ कमजोर बच्चों को भी स्कॉलरशिप प्रदान क्यों नहीं किया जाए। इस मामले में मेरा ये कहना है कि एक अभिभावक होने के नाते, एक यूनिवर्सिटी के हम लोग जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं और जो हमारे जो शिक्षाविद हैं, हमारा ये नैतिक परम उत्तरदायित्व है, और ये चीजें आज के समय में साइकोमेट्रिक टेस्टिंग से, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग से और भी तमाम प्रकार के टेस्ट को कंडक्ट करा करके हम किसी भी विद्यार्थी के एक वो उसका जो है किस क्षेत्र में उसकी जिज्ञासा ज्यादा है, उसका ज्यादा इंटरेस्ट एरिया है, हम उसके उस एरिया, उस डोमेन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से हर बच्चे में कुछ ना कुछ टैलेंट है,
हर बच्चे में कुछ ना कुछ गुण है। उस गुणों को जी श्वेता, हाँ जी सर। श्वेता मैडम, कितने आप सहमत हैं संजय सर और मीनाक्षी मैडम से? हाँ सर, हम सबकी राय एक ही है, आपने भी सुना, हम सबकी राय एक ही है इसमें। जी, तो फिर एक ही राय है सभी की। संजय सर सर देखिए राय, देखिए मैं जी श्वेता मैम, सर प्लीज वांट टू से समथिंग। या आई वांट टू से समथिंग। आपने इसको कैटेगरीज में बांटा सर। एक कैटेगरी वो बच्चों की है जो एक्चुअली बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, लेकिन केवल आर्थिक क्षमता के कारण, आर्थिक कमियों के कारण वो अपनी स्टडीज आगे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे, हायर एजुकेशन नहीं कर पा रहे। और एक कैटेगरी उन लोगों की है जो कि इतने बुद्धिमान भी नहीं है, इतने इंटेलिजेंट भी नहीं है, बट उनकी आर्थिक सिचुएशन भी बहुत ही कमजोर है, इस वजह से वो हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे। दोनों ही कैटेगरी में हमें एक तो एंट्रेंस टेस्ट जो है, बिना एंट्रेंस टेस्ट के क्वालिफाइंग, बिना एक क्वालिफाइंग मार्क्स को निर्धारित किए हुए तो किसी को एडमिशन देनी नहीं है। हमें वही स्टूडेंट्स को आगे प्रमोट करना है, वही क्वालिफाई कर सकेंगे जो एक एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई कर रहे हैं एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑब्टेन करने के बाद। वो परसेंटेज कॉलेज यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे सोच समझ के डिसाइफर करता है कि इतनी परसेंटेज के बाद जो स्टूडेंट क्वालिफाई करेगा, केवल वही स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप को अवेल कर सकते हैं। और ये परसेंटेज बहुत ही ध्यान से सर की जाएगी मार्क, क्योंकि इसमें बहुत ये भी ना हो कि जो बिल्कुल बिलो एवरेज स्टूडेंट्स हैं, जो बिल्कुल उस लायक ही नहीं है कि कोर्स के कंटेंट्स को समझ सकें, उनको अगर आप एडमिशन दे रहे हो, स्कॉलरशिप दे रहे हो, फिर तो बात बिल्कुल खराब हो जाएगी। हमारी एजुकेशन लेवल का जो स्तर है वो बिल्कुल डाउन हो जाएगा। लेकिन अगर वो स्टूडेंट, अगर वो विद्यार्थी उस क्वालिफाइंग एग्जाम में उतने मार्क्स, उतने अंक लेके आगे क्वालिफाई करता है, तो इसका मतलब उसका आईक्यू लेवल भी और उसकी नॉलेज लेवल भी उतनी है कि वो कोर्स के कंटेंट्स को समझ सकता है और अपनी जिंदगी का अच्छा मार्गदर्शन कर सकता है हायर एजुकेशन लेने के बाद। सर अगर ऐसे बच्चों को हम वंचित रखते हैं हायर एजुकेशन लेने से, प्रॉब्लम ये है कि तब क्या होगा? क्या ये हमारे समाज के विकास के लिए रहेगा? जो कि बिल्कुल भी नहीं है। जो बच्चे केवल एक आर्थिक कमी के कारण आगे हायर एजुकेशन नहीं ले पा रहे, उनको सेग्रीगेट करने के लिए ही ये क्वालिफाइंग एंट्रेंस टेस्ट और इनके अंक निर्धारित किए जाते हैं, और इसकी वही लोग इसका बेनिफिट भी उठा सकते हैं। सर ठीक, संजय सर इसमें आपको जोड़ना चाहेंगे क्या? वैसे आज मनोज जी, मुझे लगता है जी मैं एक्चुअली जैसे मीनाक्षी मैम ने बताया कि एजुकेशन लोन का भी प्रावधान है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पिछले कई सालों से बच्चों के लिए लोन का प्रोविजन दिया है। मुझे लगता है बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आज की तारीख में अगर कोई बच्चा कोई प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्स करना चाहता है तो 5.5 लाख रुपए से लेके और 15 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप की योजना और लोन की योजनाएं हैं। 4 लाख रुपए तक के लोन के ऊपर किसी कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। बच्चा कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, जब उसका कोर्स कंप्लीट होकर उसकी नौकरी लग जाएगी, उसके 6 महीने के बाद उसका इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होता है। अगर मैं बैंकिंग की लैंग्वेज के अंदर बात करूं तो जो लोन की लैंडिंग कॉस्ट है उसमें +1% का उसका इंटरेस्ट रेट होता है, जो इस दुनिया के किसी भी लोन में सबसे सस्ता है। तो अगर कोई बच्चा फाइनेंशियली चैलेंज क्राइटेरिया में आता है तो एक तो फैसला वो वहां अपना लोन का ले सकता है। मैं लिंगिया विद्यापीठ की अगर आपसे बात करता हूं तो मेरे यहाँ कम से कम 3.5 लाख रुपए से लेके और 15 लाख रुपए तक के सीटीसी का ऑर्गेनाइजेशन कैंपस में कैंपस कंडक्शन के लिए आता है। अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है और वो लोन लेके पढ़ाना चाहता है तो वो बच्चा अमूमन अगर 40, 45, 50 हजार की सैलरी पे भी जाता है तो 7-8 हजार रुपए का लोन उसको रीपे करने के अंदर कोई दिक्कत नहीं है, वो भी नौकरी लगने के बाद में। और इसका रीपेमेंट का जो टेन्योर है वो 5 से 7 साल है। विनोद जी, एक तो ये मेरा मुद्दा है कि आप इस चीज को एक एज अ अच्छा इनिशिएटिव माने जिससे बच्चों को बहुत फायदा मिल रहा है। स्कॉलरशिप्स की अगर मैं बात करूं तो यूजीसी 14-13 तरीके की स्कॉलरशिप इंडिया में देता है। वो 13 तरीके की स्कॉलरशिप में, क्योंकि यूजीसी यूनिवर्सिटीज का ग्रांट कमीशन है, वो 12वीं क्लास के बच्चे को बहुत ज्यादा छात्रवृत्ति नहीं देता।
ये स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे छात्रवृत्ति मिलती है। तो जैसा श्वेता मैम ने और मीनाक्षी मैम ने भी जिक्र किया कि अगर कोई बच्चा टैलेंटेड है लेकिन बदकिस्मती से वो एक लोअर इनकम ग्रुप को बिलोंग करता है, उसको हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ता है, टैलेंटेड है लेकिन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। आप जानते हैं कि फीस आसमान छूती है। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अंदर मैं एक सर्वे पढ़ रहा था कि 40% लोग जो नौकरी करते हैं उनकी नौकरी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, टॉप इंडिया के जो 10% कॉलेज हैं प्राइवेट में, उनकी सीटीसी उन प्राइवेट की साल भर की फीस से कम है। तो एक हमने प्रावधान किया सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए जो फाइनेंशियली चैलेंज्ड बच्चों के लिए मूलतः था। उसके अंदर भी हमने एक क्लॉज रखा कि अगर कोई बच्चा 4.5 लाख रुपया सालाना की इनकम उसके फादर के पास होती है, उससे कम इनकम उसका होना चाहिए। क्योंकि कई बार होता है सेंट्रल स्कूल के अंदर मेजर जनरल का बच्चा भी पढ़ता है। हम लोग भी पढ़े हैं उन स्कूल्स के अंदर, तो पेरेंट्स की इनकम कंपैरेटिवली अच्छी थी, तो हम उस क्राइटेरिया फॉलो नहीं करेंगे। तो हमने उसको सेग्रीगेट किया। 4.5 लाख रुपए तक की इनकम से कम अगर आपकी है पेरेंट्स की और आप सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, स्कॉलरशिप आप ले सकते हैं 50%। एलवास्ट के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग टैलेंट के बेस पे जा सकते हैं, जो 28 तारीख को टेस्ट होने जा रहा है। वी आर एक्सपेक्टिंग सम 1000+ स्टूडेंट्स इनिशियली टू पार्टिसिपेट इन दैट। उसके अंदर अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपकी योग्यता के आधार पे ही आपका मूल्यांकन होगा और योग्यता के आधार पर आपको उस टेस्ट को क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद 60% ट्यूशन फीस के अंदर छूट से लेकर आपको 100% तक की ट्यूशन फीस में छूट दे दी जाएगी। आप सभी से एक मिनट में एक सवाल है, और एक ही सवाल है, छात्रवृत्ति का क्या नुकसान? सभी से, आप सभी से सिर्फ एक मिनट का सवाल है और एक मिनट का जवाब। जी मेरे ख्याल से विनोद जी, जो आपने प्रश्न किया है कि छात्रवृत्ति का क्या नुकसान है, मेरे नजरिए में छात्रवृत्ति का फायदा ही है, छात्रवृत्ति का लाभ ही है। मुझे इसमें कोई नुकसान नजर नहीं आता है, क्योंकि छात्रवृत्ति एक ऐसी राशि है कि अगर कोई विद्यार्थी उसके लिए एप्लीकेबल है, अगर वो जो है चाहे बौद्धिक रूप से उसकी एप्लीकेबिलिटी हो, चाहे आर्थिक तंगी की वजह से उसकी एप्लीकेबिलिटी हो, लेकिन छात्रवृत्ति एक तो उसको कई प्रकार के मानसिक तनावों से उसको वो दूर हो जाता है। आजकल आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे जो यंग जनरेशन है उसमें कितना एक अवसाद ग्रसित एक वर्ग है, एक समुदाय है जो उस अवसाद से ग्रसित हो रहा है। बहुत सारे सुसाइडल केसेस आ रहे हैं, बहुत सारे मिसहैपनिंग्स हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर किसी विद्यार्थी में अगर कोई विद्यार्थी सक्षम है, उसके अंदर वो क्षमता है, बौद्धिक रूप से वो प्रबल है, तो ये इस रास्ते में मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम्स भी अवेलेबल हैं। बस सिर्फ मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, बस सिर्फ जरूरत है तो लोगों को जानकारी देने की। तो छात्रवृत्ति को प्राप्त करने से उसके लाभ हैं, यहाँ तक कि शिक्षा समाप्त हो जाने के बाद भी जब कोई विद्यार्थी नौकरी तलाशने के लिए जाता है या इंटरव्यू में बैठता है, तो वहां पे जब उससे पूछा जाता है और वो कहता है कि भाई मैं एक स्कॉलरशिप लिया हुआ विद्यार्थी हूँ, तो उसके प्रति जो एक रिक्रूटर का जो आउटलुक होता है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटीज का, कॉलेजेस का, प्राइवेट संस्थानों का ये एक नैतिक दायित्व है कि वो ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करने में उनकी मदद करें, अगर उनमें वो बौद्धिक क्षमता है तो। जी श्वेता मैडम, क्या कोई नुकसान हो सकता है छात्रवृत्ति का? देखिए, मैं अभी इसी बारे में सोच रही थी। आपका ये प्रश्न जो है जी, हम लोगों को एज सच एट द आउटसेट मुझे इसमें कोई नुकसान नजर नहीं आता। ये एक बहुत ही फायदे की चीज है, प्रोवाइडेड इसको ध्यान में रखते हुए ये एक बेसलाइन है। हमने एक एग्जाम कंडक्ट किया, मार्क्स रखे, जो बच्चे उस मार्क्स को ऑब्टेन करेंगे सिर्फ हमने उन्हीं को फिल्टर किया और उन्हीं को एडमिशन मिला, यानी कि वो बच्चे उस कोर्स कंटेंट को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब इसका नुकसान क्या हो सकता है? नुकसान में ये है कि बाई चांस बच्चे को एडमिशन तो मिल गई, कहीं उसके दिमाग में ये बात ना बैठे कि मेरे को स्कॉलरशिप मैंने इट इज फॉर ग्रांटेड टू मी, इसको चेक करने के लिए ये सोचना कि बस इस
ये एक पर्टिकुलर स्टूडेंट्स की माइंडसेट हो सकती है, यूनिवर्सली हम इसको नहीं कह सकते, सिर्फ कुछ स्टूडेंट्स का एक माइंडसेट हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है कि ये बच्चा ऐसा ना सोचे कि ये तो मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड मिल गया है प्लेटफॉर्म आगे हायर एजुकेशन करने का। इसको चेक करने के लिए विनोद जी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में क्या चीज की गई है कि इसका कोई ड्रॉबैक ना हो। क्या चीज की गई है कि बेटा अब एडमिशन तो मिल गई है आपको स्कॉलरशिप से, आगे आने वाले ईयर्स में भी पढ़ाई के दौरान आपको ये पर्टिकुलर परसेंटेज ऑब्टेन करनी है ताकि आपकी स्कॉलरशिप आगे बढ़ती रहे, कंटिन्यूड रहे। अगर आप इतनी परसेंटेज नहीं ले पाओगे तो आपकी स्कॉलरशिप विथड्रॉ हो जाएगी। इससे क्या है, इस क्लॉज से क्या है कि स्टूडेंट जो है, विद्यार्थी जो है, उसके मन में ये चीज नहीं आएगी कि ये तो मुझे बस मिल गया है और ग्रांटेड है, अब मैं जैसे चाहूं आगे चल लूं। बच्चे के ऊपर एक चेक रहेगा जो कि बहुत जरूरी है और इसी से उसकी प्रोग्रेस हो सकती है। विनोद जी, मैं अपना एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहूंगी इस मंच के दौरान। मैंने ये जो अपने एक्सपीरियंस में, अपने कैरियर में, आई हैव कम अक्रॉस कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने स्कॉलरशिप ऑब्टेन करके अपना लॉ में कैरियर बनाया सर। और मैं आपको कह रही हूं कि अगर 40 बच्चों की, ये बात मैं आपसे शेयर कर रही हूं इस माध्यम के थ्रू दिस मीडियम, अगर 40 बच्चों की क्लास है ना सर और 2 बच्चों ने स्कॉलरशिप ली हुई है, मेरे 40 बच्चों में वो 2 बच्चों के अंदर जो एक जील है कि हाँ, अगर हमें इस साल इतने परसेंटेज नहीं मिलेगी तो हमारी स्कॉलरशिप वापस ले ली जाएगी, हमें आगे परस्यू नहीं कर सकेंगे कोर्स, ये जो एक चीज मन में बैठती है, इससे उनको आगे बढ़ने की एक उत्साह उनके मन में बना रहता है। और उन बच्चों ने बहुत अच्छी प्रोग्रेस की है। 5 साल का कोर्स जो लॉ का होता है, उन्होंने पूरी देर स्कॉलरशिप अवेल करके अपनी लाइफ में एक जगह, एक मुकाम हासिल कर लिया। और हमें भी कितना अच्छा लगा एज एन HOD, और हमारे चांसलर सर, यूनिवर्सिटी के जो हेड हैं, उनको भी अच्छा लगा कि एक बच्चे को स्कॉलरशिप दे के आज देखो उसकी जिंदगी किस स्तर पे पहुंच गई है, किस मुकाम पे पहुंच गई है। अगर ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो ये आगे उनको वो उत्साह नहीं रहेगा और इनका विकास हो ही नहीं सकेगा। क्योंकि जो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जितनी वर्कशॉप्स और जितना कुछ होता है, उससे बच्चों का एक कंटिन्यूअस विकास होता है विनोद जी, और आगे आने वाले टाइम में वही लोग प्रोग्रेस कर सकते हैं, वही समाज को कोई योगदान दे सकते हैं जिनको ये हायर एजुकेशन की प्राप्ति हो। जी सर। संजय सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हम करें? जी विनोद जी, मुझे लगता है छात्रवृत्ति का कोई नुकसान नहीं है दुनिया में। मैम ने बताया कि पॉइंट तो था कि कहीं ना कहीं बच्चे के मन में ऐसा आ सकता है कि चलो यार, जैसे तैसे मुझे मिल गई चीजें, अब मैं आगे जैसे नहीं। उसके लिए श्वेता मैम ने साथ में ये भी बताया कि हमारे यहाँ बच्चे को हर साल, जितने साल का भी उसका कोर्स है, उसको 60% मिनिमम मार्क्स लाने पड़ेंगे। उसका कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए, वो किसी डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वो किसी कैरेक्टरल कॉम्प्रोमाइज के अंदर नहीं होना चाहिए, तो ही वो अपनी स्कॉलरशिप को रिटेन कर पाएगा। अगर उसने ऐसा किया तो वो इस अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठेगा। तो ये हम लोग यहाँ विनोद जी ये प्रिकॉशन लेते हैं और ये मैंडेट है। दूसरी चीज, मैं आपका ध्यान इस बात पे दिलाना चाहूंगा कि इसका नुकसान जहां तक आप कहते हैं, तो दुनिया में ऐसे देश हैं जो विकसित हैं और पूरी तरह शिक्षा फ्री है। शिक्षा ऐसी चीज है जिसके ऊपर किया गया खर्च स्कॉलरशिप के बेस में या तो संस्थान खर्च करेगा या सरकार खर्च करेगी। इतना खर्च हमने कभी नहीं किया स्कॉलरशिप के ऊपर, ना तो संस्थानों ने ना सरकारों ने, जिसको कहा जा सके कि ये अतिव्यय हो गया या ज्यादा पैसा चला गया, कुछ हो गया। अगर मैं एक टैलेंट को फ्री में पढ़ा के आइडेंटिफाई कर पाया और वो मेरी नेशन बिल्डिंग के अंदर उसने कोई बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया, मुझे लगता है कि वो सर्वांगीण जीत है, इसका कोई मुकाबला नहीं है। विश्व में जितने विकसित राष्ट्र हैं, सब एजुकेशन हर जगह फ्री है। ऐसे कंट्रीज हैं जहां बच्चा पैदा होने के बाद स्कूल आपके पास पहुंचता है, स्कूल आपका एडमिशन आपका बच्चा पैदा होने के बाद हॉस्पिटल के अंदर ही कर देता है, आपकी किताबें आपके घर पहुंचती हैं और आप पूरा कंस्ट्रक्टिव तरीके से अपने बच्चों को एजुकेशन के डोमेन में ले जाते हैं। अभी हिंदुस्तान बहुत पीछे है। संजय सर, लिंगायत विद्यापीठ की तरफ से कोई अपील करना चाहेंगे मेधावी छात्रों के लिए जो कॉलेज में? मेरी आपके चैनल के माध्यम से मेरी मेधावी छात्रों से और गैर मेधावी छात्रों से, दोनों से ये अपील है कि एलवास्ट के अंदर जो बच्चे पेपर के सेटिंग्स के वजह से, ज्यादा मेहनत करके, कम टेक्निकल मेहनत की वजह से
जो किसी सुविधा से वंचित रह गए या जो फाइनेंशियली किसी और कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, मैं उसे वीकर सेक्शन नहीं कहता क्योंकि इसकी भी बहुत बृहद परिभाषा है। अगर मैं पॉवर्टी लाइन की बात करूं तो कितने कैलोरीज जाते हैं और कितना है वो विश्व का जो डेटा है वो अलग है और वास्तविकताएं कुछ अलग है। उससे हटके मैं ये अपील करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चीज के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट कराएं। इसे क्वालिफाई करेंगे तो ट्यूशन फीस जो हमारी टोटल फीस के पैकेज का सबसे बड़ा पार्ट है, उसके अंदर एक बहुत कंसिडरेबल, बहुत गणनीय छात्रवृत्ति उनको मिल सकती है। और जब एक बच्चा सीरियसली किसी टेस्ट को क्वालिफाई करता है तो जैसा श्वेता मैम भी कह रहे थे, वो उसको रिटेन करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। और इस तरीके के कंसंट्रेशन से निकले हुए जो बच्चे हैं, उनका मेंटल जो मानसिक जो झुकाव पाया गया वो मेहनत कश होने का पाया गया है, ईमानदार होने का भी पाया गया है। ऑल्दो हर बच्चा ही ऑलमोस्ट ईमानदार होता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करे। लिंगराज विद्यापीठ के इस फिलेंथ्रोपिक इनिशिएटिव को आप भी कई बार सराहना कर चुके हैं और मैं इस मंच से ये कहना चाहूंगा कि जितने ज्यादा बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अनबायस्ड इसका डिसीजन आएगा और बच्चे अगर 1 लाख की फीस है तो 50,000 पे, 40,000 की फीस पे पढ़ पाएंगे थ्रू आउट द कोर्स। मुझे लगता है बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ईश्वर करे कि बहुत ज्यादा बच्चा पार्टिसिपेट करे और ज्यादा घरों तक हम ये सुविधा पहुंचाएं। सर, मैं टाइम लगभग समाप्त होने को आया है, मैं दोबारा से आपको पासवर्ड भेजूंगा, अभी दोबारा से आप ज्वाइनिंग करिएगा आप सभी। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लिंगराज विद्यापीठ समय समय पर छात्रों के हितों के लिए अनेक तरीके की योजनाएं लगातार जारी है और आप लोग जारी रखते हैं और अच्छे अच्छे स्टाफ हैं आप लोगों के। तो आपको सभी को शुभकामनाएं एवं उन छात्रों को जो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं लिंगराज विद्यापीठ में। तो श्वेता मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मीनाक्षी मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, संजय सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप थैंक यू जी, आप दोबारा बहुत बहुत आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप